A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing fantabulous and definitely आप सभी अपने टाइम को अच्छे तरीके से लर्निंग के अंदर यूटिलाइज भी कर रहे होंगे. डियर लर्नर, आज हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक सीरीज हमने शुरू करी थी, जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ हमने लद्दाख यूनियन टेरिटरी की भी बात करी थी इनिशियली में. तो आज यहाँ पे इस लेक्चर के साथ हम उस सीरीज को भी फिनिश कर देंगे. तो आप मुझे आज यहाँ पे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि इसके बाद आपको कौन सी सीरीज इंपॉर्टेंट यानी जो सीरीज है वो आपको चाहिए जो जम्मू एंड कश्मीर से ही रिलेट करती हो, ताकि एक बार हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक या बात करें हिस्ट्री की बात करें या फिर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो उन सभी को एक बार कवर कर दें. उसके बाद हम अपने जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकलकर दूसरी स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे. धीरे धीरे हम पूरी फिर इंडिया को कवर करना शुरू कर देंगे, ताकि आप सही एक स्ट्रेटजी के साथ घर से हमने काम शुरू करा. धीरे अपने नॉलेज के लेवल को इंक्रीमेंट करते हुए इंक्रीज करते हुए हम पूरे इंडिया के बारे में भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर पॉलिटिकल यानी जितने भी यहाँ पे बैकग्राउंड्स थी या फिर पॉलिटिकल की जो इंफॉर्मेशन है यानी पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी हमें पता लग पाए. सो डियर लर्नर, आज यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, जिस पार्ट के अंदर हम क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलने वाली हैं. छोटा लेक्चर होने वाला आप सभी के लिए, इसीलिए अपना अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाएं. और डेफिनेटली मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं आपके साथ चैट बॉक्स में आपके साथ चैटिंग भी कर रहा हूँ, ताकि आप सभी एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ साथ एक अच्छे माहौल को, एम्बियंस को इस लेक्चर के अंदर क्रिएट करते हुए अपनी लर्निंग को भी अच्छा अंजाम दे पाएँ. डियर लर्नर, अगर इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक जर्नल में बात करी थी कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जनरेट होती हैं, जो मूनसूनल विंड्स होती हैं, जो साउथ और साउथ वेस्टर्न साइड से नॉर्दर्न साइड की ओर आती हैं, कब से यहाँ से शुरू होती है, किस तरीके से यहाँ से आती हैं. उसके बाद आप सभी ने देखा था कि जो भी सब कॉन्टिनेंटल जोन है हमारी इंडिया का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा था कि उस साइक्लोन का नाम क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन उसको कहा जाता है. तो इस तरीके से भी आप सभी ने देखा था. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, कौन सा मंथ यहाँ पे कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू के अंदर कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, तो ये भी हमने बात करी थी. और पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में किस तरीके से यहाँ पे मॉनसूनल विंड्स को फ्लो रुकता है, उसके बाद बारे में भी बात करी थी. और जो मॉनसूनल विंड्स जहाँ पे पीर पंजाल रेंज की बात करें जिसको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से आपको जो वेरिएशन अगर कश्मीर वैली के अंदर आपको मॉनसून के अंदर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हम अभी तक अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं. और आई होप डियर लर्नर आप सभी ने उस लेक्चर्स को अभी तक अच्छे तरीके से देखा होगा. एंड इफ यू हैवंट वॉच दीज लेक्चर्स, गो इन डिस्क्रिप्शन, यानी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपके पास लिंक दिए हुए हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड का. उसको आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आप अपनी नॉलेज को अच्छे से इनहेंस कर पाएं. तो सबसे पहले यहां पे आज लद्दाख के बारे में देखते हैं. डियर लर्नर, आप सभी को अगर आपको मैं मैप दूं, इंडिया का मैप दूं, तो आप डेफिनेटली लद्दाख रीजन को अच्छे तरीके से आप यहां पे विजुलाइज कर पाओगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वाला पोर्शन जो हमारा इंडिया का है वो ये लद्दाख के रीजन के अंदर आता है. सो डियर लर्नर, ये वाला बात करें तो इतना जो हिस्सा है ये लद्दाख है, लेह लद्दाख के अंदर आता है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो रीजन आ गया ये पीओके का आ गया और ये आ गया सीओके. यानी पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. और इस तरीके से यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा मीरपुर वगैरह, ये वाली जो जम्मू के साइड है, तो यहां पे भी आपको पीओके का रीजन देखने को मिलेगा. तो सीओके का मतलब है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर. तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास बहुत ही कम यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी जिसके अंदर एक लद्दाख भी पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको आप अक्साई चीन भी आप कहते हैं, तो वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा. तो आज यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस वाले मैप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये वाला जो रीजन आपका आ गया, ये आ गया गिलगिट रीजन आ गया. और ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में जितना भी पोर्शन आपको इस मैप के अंदर दिख रहा है, ये सारा का सारा पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके अंदर आपको बल्तिस्तान आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो ये वाला जो रीजन है इसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं.
ये वाला जो रीजन है इसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ गया, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। तो ये आपका जोजिला पास आ गया, जो गेटवे ऑफ लद्दाख वैली के लिए भी जाना जाता है। ये आपका करगिल आ गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये वाला आपका शकसम वैली आ गया, जो यहाँ पे टेरिटरी जो पाकिस्तान को दी गई है चाइना की ओर से, और ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है, जिसको ब्लैक कलर से यहाँ पे बताया गया। उसके बाद अगर आप कैरोक्रम पास की बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये आपका कैरोक्रम पास को देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको सचिन ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें नुब्रा वैली की बात करें, जो आपको लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद डेप्सेंग लेक यहाँ पे एक अक्साई चीन के अंदर आती है, यानी ऐसा एरिया जो इंडिया का तो है लेकिन अभी इसके ऊपर कब्जा किसका है, चाइना का है। तो ये जो जितना भी आपको रेड वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको चाइना के पास आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो अभी गलवान वैली की जो पिछले साल अपने एक अच्छी लाइमलाइट के अंदर थी, तो गलवान वैली ये पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है पोंगोंग लेक आ गई। उसके बाद शियोक रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70% जो यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है वो POK के अंदर, और यहाँ पे आपको अक्साई चीन जिसको COK भी कहा जाता है, उसके अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो आज यहाँ पे इसी रीजन की बात करने वाले हैं, यानी ये लद्दाख रीजन की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लद्दाख के अंदर क्लाइमेट इफेक्ट देखते हो, कैसा क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। क्योंकि अगर आप जम्मू प्लान्स की बात करें तो आपको वहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे क्लाइमेट आपको देखने को मिलता था, और मिला भी था। और आपको ये क्लाइमेट जो था जम्मू का, तो वो डायरेक्ट रिजेंबल पंजाब के क्लाइमेट से करता था। उसके बाद अगर आप जम्मू रीजन के अंदर अगर माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वो कश्मीर के यहाँ पे क्लाइमेट के साथ रिजेंबल करता था। और उसके बाद आपको कश्मीर के अंदर आपको एक अलग से क्लाइमेट दिखा, क्योंकि पीर पंजाल की ऑब्स्ट्रक्शन से जो मॉनसूनल विंड्स रुकती हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे इनके असर देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक बात मैं फिर से बता दूं, ये जम्मू का रीजन हमने कंप्लीट कर दिया, पीर पंजाल का रेंज हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ये हमने कश्मीर वैली के जो क्लाइमेट की बात करी। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये लेह लद्दाख के अंदर आता है, जिसके अंदर हम बात करने वाले करगिल, यानी ये सभी एक ही पोर्शन है। तो ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो 5 अगस्त 2019 को डिक्लेयर हुई है, तो उसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले बता दिए थे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे लद्दाख को बाइफरकेट करा गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 यहाँ पे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी हमने पढ़ा। तो इस वाले पोर्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें लद्दाख रीजन की बात करें, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के आता है। अगर आप बात करें पहले जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी, तो वहाँ पे इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो अब यहाँ पे जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो ये अभी भी नॉर्थ साइड पे आती है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के आपको यानी यूनियन टेरिटरी के आपको देखने को मिलेगी। आप द स्टेट या UT आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो आपको कंडीशन मिलेगी, यानी यहाँ का जो आपको ये जो माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा, जो टेरेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं एरिड टेबल लैंड आपको देखने को मिलेगी। यानी जिस तरीके का प्लेट्यू होता है उस तरीके का आपको वहाँ का रीजन आपको देखने को मिलेगा। और ये हाईएस्ट प्लेट्यू है हमारी इंडिया का। अगर आपको पूछे विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, तो आप वहाँ पे लद्दाख रीजन के बारे में बता सकते हो, और लद्दाख का ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख को हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया भी माना जाता है। लगभग अगर आप लद्दाख रीजन के अंदर जितने भी यहाँ पे पीक्स हैं, उनकी अगर एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, तो आपको 3600 से लेके 4600 मीटर्स आपको ये मीन सी लेवल से अबव देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके जो पीछे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलते हैं। यानी ये वाला जो रीजन है आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालय का पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जहाँ पे यानी अगर आप लद्दाख रीजन के अंदर अगर बात करें, ग्रेटर हिमालयाज के रीजन की बात करें, तो वहाँ पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो बहुत ही आपको मिनिमम मिलेगा। एक्सट्रीम विंटर्स वहाँ पे होती है। इट मीन्स कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस रहता है।
और यहाँ पे रेन शेडो साइड ऑफ हिमालय आपको मानी जाती है। अब आप बात करेंगे सर रेन शेडो ये साइड कैसी होती है, तो आप सभी को पता है अगर आप ज़्यादा माउंटेन्स रीजन की बात करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्लाउड्स ढका हुआ देखने को मिलेगा, यानी ऐसी पहाड़ियाँ दिखेंगी जैसे आपको लगेगा कि बादलों में पहाड़ी है, तो वहाँ पे इसी रीजन को आप रेन शेडो साइड भी कहते हैं। और अगर आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में जानना तो एक बार आप गूगल कर दे ताकि आपको ये टर्म और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो लद्दाख का क्लाइमेट है वो कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट है, इसीलिए यहाँ पे आपको दो सीजन देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेंगे, एक तो विंटर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको समर सीजन यहाँ पे लद्दाख डिवीजन के अंदर लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर यहाँ के मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस में -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस आपको हर एक विंटर के अंदर यहाँ पे आपको मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जो आपको ज़्यादातर दिसंबर टू फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने बात करी जनवरी जो होता है जम्मू रीजन का भी सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, कश्मीर रीजन का भी सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बात करेंगे कि जो जनवरी है ये लद्दाख का कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे समटाइम्स यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, यानी इतनी ठंड हो जाती है कि अगर आप किसी पानी के ड्रॉप को अगर आप गिराएं तो ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही वो बर्फ़ बन जाएगा, यानी वो फ्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं और ये गेस कर सकते हैं कि कितनी ठंड यहाँ पे पड़ती होगी। उसके बाद अगर बात करें रीजन ऑफ लद्दाख की बात करें तो यहाँ की जो कंडीशन है ये दो तरीके की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो आपको यहाँ पे आर्कटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जिसको आप फ्रिज्ड जोन भी कहते हैं, यानी इसको कोल्ड जोन कहा जाता है। उसके बाद आपको डेजर्ट क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का अगर आपको कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए तो लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, और लद्दाख यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का, इसीलिए यहाँ पे इस लद्दाख को अच्छे तरीके से भी आपको याद रखना है। अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि नेम द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया तो वो लद्दाख है, या विच प्लेस इज नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट या विच डेजर्ट इज नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो आप वहां पे लद्दाख का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डियर लर्नर आप सभी को पता है कि जो द्रास वैली आती है, यानी द्रास जो रीजन आता है वो आपको लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। द्रास एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे यानी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह पे है, और अगर आप इंडिया की बात करें तो कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और अगर आप बात करें तो आपको ओक्मियन एक यहाँ पे रशिया के अंदर एक जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे अभी अगर आप 2021 की बात करें तो उसको सबसे कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। अगर आप बुक्स के हिसाब से बात करें तो साइबेरिया के अंदर यहाँ पे आपको एक रीजन देखने को मिलेगा जो सबसे कोल्डेस्ट अभी तक का माना जाता है। तो दूसरा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हमारा यहाँ पे इंडिया के अंदर लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और उस जगह का नाम है द्रास। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और अगर आप बात करें लद्दाख डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जनरली दो ही सीजन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, एक तो आपको यहाँ पे विंटर मिलेगा, दूसरा सीजन यहाँ पे आपको समर सीजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लद्दाख रीजन के अंदर कि आपका जो विंटर सीजन है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप विंटर सीजन की बात करें तो ये यहाँ पे मिड सितंबर टू अप्रैल आपको यहाँ पे विंटर सीजन का जो ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो विंटर होता है लद्दाख रीजन का वो कैसा होता है, तो यहाँ पे जो विंटर है लद्दाख रीजन का वो कोल्ड होता है, उसके बाद ड्रेसी होता है और डिप्रेसिंग होता है, यानी बहुत कड़ाकेदार यहाँ पे आपको ठंड देखने को मिलेगी। और जनवरी यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है लद्दाख का। अगर बात करें यहाँ के मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये बिलो 0 लेवल डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर आपको नाइट टाइम पे ज़्यादा माइनस के अंदर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप विंटर की बात करें तो विंटर में आपको लद्दाख रीजन के हर एक पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे 0 लेवल डिग्री या माइनस में आपको टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें अगर मार्च अप्रैल की बात करें या अक्टूबर टू नवंबर की बात करें, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री से कम ही रहता है। यानी ये भी आपको ये बात याद रखनी है कि मार्च अप्रैल की बात करें या फिर अक्टूबर और नवंबर की बात करें, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर को ड्राइएस्ट यहाँ पे सीजन माना जाता है लद्दाख रीजन के अंदर। उसके अंदर भी आपको यहाँ का जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि लद्दाख रीजन यहाँ पे सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है द्रास का।
यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि लद्दाख रीजन के अंदर 1986 के अंदर सबसे कम टेम्परेचर द्रास वैली के अंदर यहाँ पे मेजर करा गया है, रिकॉर्ड करा गया है, और वो कितना था, -48 डिग्री सेल्सियस, जो 1986 में यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करा गया है। इसीलिए यहाँ पे लोवेस्ट ऑफिशियल सरफेस टेम्परेचर ऑफ -48 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड एट द्रास इन 1986। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लद्दाख रीजन के समर सीजन की बात करें तो समर सीजन भी आपको यहाँ पे ज़्यादा उतना गर्मी वाला नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो समर सीजन रहता है वो भी ठंड से भरा हुआ रहता है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो 15, 18 या 20 डिग्री तक ज़्यादा आपको यहाँ पे गर्मियों के अंदर यहाँ का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें समर सीजन की बात करें तो मई टू मिड सितंबर आपको ये वाला जो टाइम पीरियड जिसके अंदर आप समर सीजन को एक्सपीरियंस करेंगे लद्दाख के अंदर, वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो टेम्परेचर होता है लद्दाख रीजन का वो कौन से महीने से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो अगर आप बात करें अप्रैल से बात करें तो अप्रैल के मंथ से लेके उसके बाद अगर आप बात करें सितंबर अक्टूबर तक बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ से क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और 13 डिग्री सेल्सियस दिन के टाइम यहाँ का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, और माइनस में आपको यहाँ पे रात का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और -40 डिग्री सेल्सियस भी आपको विंटर के अंदर यहाँ का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, क्योंकि रात के अंदर रेगिस्तान की खासकर बात करें तो टेम्परेचर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। किसी भी रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की बात कर ले, दिन के टाइम पे वहाँ की जो रेत होती है, जो सैंड होती है, वो हॉट हो जाती है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। उसके बाद बात करें इन द मंथ ऑफ मई बात करें जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का रहता है वो 17 डिग्री सेल्सियस आपको दिन को टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम होता है। और अगर आप मिनिमम टेम्परेचर की बात करें नाइट के टाइम पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। लद्दाख के अंदर आपको जो नाइट्स आपको रातें जो आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ठंडी रातें हैं यहाँ पे लद्दाख के अंदर, क्योंकि यहाँ पे माइनस के अंदर ज़्यादातर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। चाहे आप फिर विंटर सीजन की बात करें या फिर आप समर सीजन की बात करें तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद यहाँ का जो एनुअल रेंज टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ से भी आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन लद्दाख, तो वहाँ पे आपको 16 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। उसके बाद यहाँ का जो लार्ज एरिया है वो यहाँ पे समर या शेड टेम्परेचर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर शेड टेम्परेचर कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ऐसा कंडीशन, ड्राई कंडीशन के साथ साथ ऐसा आपको मॉइस्ट कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको निमोनिया या छोटे बच्चों को यहाँ पे निमोनिया जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर आपको फिर से अगर आपको शेड टेम्परेचर जोन देखना है तो आप इसको एक बार गूगल कर दें, क्योंकि गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट मैनी थिंग्स टू लर्न। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे बात करें लद्दाख रीजन की बात करें तो आपको यहाँ का जो नमी होगी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो बहुत कम रहती है थ्रू आउट द ईयर। और अगर आप ड्राइएस्ट मंथ की बात करें जिसको जून कहा जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपको देखने को मिली तो वो अराउंड 30% आपको यहाँ की जो ह्यूमिडिटी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप डेम्पेस्ट मंथ की बात करें, अगर आप सीलन वाले महीनों की बात करें जो जनवरी एंड फरवरी रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादातर ठंड देखने को मिलेगी, तो तब यहाँ पे जो डैम्पनेस होती है वो आपको 60% देखने को मिलेगी। उसके बाद लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर आपको आसमान साफ दिखेगा और यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, अबाउट 20 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी 20 सेंटीमीटर यहाँ पे एक साल में बारिश होती है। उसके बाद अगर आप बात करें रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर आप जनवरी के महीने के अंदर बात करें तो आपको यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। मार्च के अंदर और अगस्त के अंदर आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी। और ये किसकी वजह से होता है आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख रीजन भी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंटल जोन ऑफ इंडिया के अंदर लाई करता है और इसके ऊपर भी यहाँ पे आपको मेडिटेरियन का जो सी का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यानी यहाँ पे आप हिमालयन की बात करें तो वहाँ पे जो कोल्ड विंटर आता है तो वो ड्यू टू मेडिटेरियन सी के यानी से इफेक्ट से ही आता है, क्योंकि यहाँ के जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो यहाँ पे रेनफॉल को विंटर में जनरेट करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कोल्ड वेदर को भी यहाँ पे कॉज करता है। उसके बाद अगर बात करें स्नोफॉल, यहाँ पे आपको विंटर सीजन के अंदर हैवी स्नोफॉल आपको देखने को मिलती है।
और अक्टूबर टू दिसंबर आपको ये ड्राइस्ट मंथ यहाँ के कंसिडर किए जाते हैं। और यहाँ पे 1 या 2 हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी जनवरी एंड फरवरी के अंदर। इसीलिए यहाँ का जो रेनफॉल रहता है वो बहुत कम होता है। और जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे लद्दाख रीजन का, वो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट किस पे रहता है, इरिगेशन पे, सिंचाई पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये बात भी आपको यहाँ से जानने को मिलती है। उसके बाद अगर आप जनरल क्लाइमेट की बात करें तो लद्दाख का कोल्ड है, एरिड है, यानी यहाँ पे आपको रेतीली ज़्यादातर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो आपको एरिड दिखेगा और ड्राई आपको देखने को मिलेगा, जो कोल्ड डेजर्ट को रिजेंबल करता है, उसके साथ मिलता रहता है। इसीलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोपिन, यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे, ऐसे साइंटिस्ट जो क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। इनको आप एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं या क्लाइमेटिक साइंटिस्ट भी आप इनको कहते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर उन्होंने लद्दाख के रीजन को यहाँ पे शो करा था डी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डी। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये डी स्मॉल डब्ल्यू और डी, ये इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई, यहाँ पे आपको विंटर देखने को मिलेगा, और शॉर्ट यहाँ पे आपको कूल समर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ज्यादातर ठंड नहीं देखने को मिलेगी। सो डियर लर्नर, इसी के साथ हमारा जो क्लाइमेट ऑफ लद्दाख है इसके बारे में हमने देखा, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे पता भी चले। और मैंने आपको फिर से बताया कि जो यहाँ की प्रेसिपिटेशन होती है, जो बारिश होती है, ज़्यादातर आपको जनवरी, मार्च और आपको अगस्त के महीने में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपको यहाँ की जो धूप होगी वो आपको ज़्यादा तेज़ लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पोल्यूशन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पोल्यूशन की वजह से जो हार्मफुल गैसेज आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी यूवी रेज होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ जाती हैं और उनका असर आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप हिल के ऊपर चला जाए, माउंटेनियस रीजन के ऊपर आपको चला जाए, तो वहाँ पे आपकी स्किन के ऊपर आपको लाल लाल इन रेड कलर के आपको यहाँ पे रैशेज दिखेंगी, जो ड्यू टू वहाँ पे आपके क्लीन एटमॉस्फेयर के आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का पोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है और डायरेक्ट आपको जो हार्मफुल रेज होती हैं, सनलाइट होती है, वो आपकी स्किन पे आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और इसीलिए यहाँ पे सनबर्न आपको यहाँ पे आपको सनशाइन देखने को मिलेगी और यहाँ पे ब्रीथलेसनेस आपको यहाँ पे कॉज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रीजन इसका बहुत ज़्यादा हाई है। सो थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर। इसी लेक्चर के साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेट के ऊपर, तो वो हमारी खत्म होती है। और मैं डेफिनेटली आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन कि आप कौन से यहाँ पे सेक्शन को कवर करने वाले हैं, तो आप ज़रूर बताएं। सो डियर लर्नर, मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे बना था, ताकि आप सभी के साथ मेरी चैटिंग भी हो रही है, ताकि आप सभी को एक अच्छा मोमेंटम मिल पाए। और अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर अभी इस टाइम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम फिर 7:30 बजे एक नई लेक्चर के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये आपका चैनल। और मैंने कल की लेक्चर के अंदर पूरा चैट बॉक्स के अंदर क्लैरिफाई कर दिया था कि इस लेक्चर को बनाने का पर्पस क्या है, इस चैनल को रन करने का पर्पस क्या है। क्योंकि डियर लर्नर, अगर एक बात मैं आप सभी को बताऊं, इस कोविड-19 के अंदर वी आर ए स्टूडेंट, है ना, हम स्टूडेंट हैं, वो पहले भी थे, बट इन दिस कोविड-19 इफ यू वांट टू हेल्प अदर वी कैन हेल्प। किस तरीके से आप अपना कॉपरेशन दिखाएं, आप अपनी सपोर्ट दिखाएं, और जितना भी यहाँ से हमसे हो पाएगा इस प्लेटफॉर्म से, हम उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे मदद करने वाले हैं जो अभी अनाथ हो चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर अगर आपको देखने को मिलेगा क्राइसिस, तो आपको बच्चों के ऊपर देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हमारी इंडिया के अंदर जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो उनकी हेल्प के लिए भी हमें ही आगे आना है, एक ह्यूमैनिटी की एक एग्जाम्पल भी सेट करनी है। इसीलिए आप दिन दुगनी रात चुगनी अपने इस ब्राइट आविष्कार प्लेटफॉर्म को दूसरों के साथ शेयर करें, अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, टाइम इन्वेस्ट करना, लेकिन बेनिफिट भी आपको यहां से मिल रहा है। इसीलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर पाए और दूसरों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए।